You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार के सांसद पप्पू यादव की केस की, जो एक कानूनी पहेली बन गया है। एक तरफ उन्हें एक मामले में जमानत मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ वो अब भी जेल में हैं। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जमानत मिलने के बावजूद उन्हें आजादी क्यों नहीं मिली। यही वो सवाल है जो सबके मन में है। अगर अदालत ने बेल दे दी तो फिर एक सांसद सलाखों के पीछे क्या कर रहे हैं? देखिए, इस कहानी में ना कई परतें हैं और आज हम एक एक करके इन सभी परतों को खोलने वाले हैं। तो सबसे पहले इसी विरोधाभास की बात करते हैं। ये जो जमानत मिलने और आजादी न मिलने के बीच की कड़ी है, उसे समझना जरूरी है। आखिर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि एक राहत भरा फैसला भी उनकी रिहाई की गारंटी नहीं बन पाया? हुआ ये कि 3 दिन बेऊर जेल में बिताने के बाद उन्हें उस शुरुआती केस में राहत मिल गई, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सुनवाई के लिए व्हीलचेयर पर कोर्ट लाया गया था और दोपहर में जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो फैसला उनके हक में आया। तो असल पेंच यहाँ पर है, एक दरवाजा खुला तो 2 और दरवाजे बंद हो गए। मतलब जिस पुराने केस में उन्हें जमानत मिली वो तो ठीक है, लेकिन ठीक उसी वक्त 2 और मामलों में उन्हें न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशरी रिमांड पर भेज दिया गया और नतीजा वो सलाखों के पीछे ही रहे। अब इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 6 फरवरी की रात में, उस रात उनके घर पर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, असल में इस पूरे कानूनी चक्र की शुरुआत वहीं से हुई थी। उस रात सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। देर रात पुलिस की टीम उनके घर पहुंची। पप्पू यादव ने साथ जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि पुलिस के पास गिरफ्तारी का नहीं बल्कि कुर्की का वारंट है। घंटों तक बहस चलती रही और आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अगर पप्पू यादव के नजरिए से देखें तो देर रात को पुलिस का आना, वो भी कुछ लोगों का सादे कपड़ों में होना, उन्हें अपनी जान पर खतरे जैसा लगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पुलिस अपराधियों की तरह सिविल यूनिफॉर्म में आई थी और उन्हें लगा कि वे उन्हें मारने आए हैं। लेकिन पुलिस ने इस पर एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश की। पुलिस का कहना था कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अदालत में केस चल रहा था, सांसद को पेश होना था, वो नहीं हुए, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अगर किसी के नाम पर वारंट है तो पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो सवाल उठता है कि ये 31 साल पुराना मामला आखिर है क्या और ये अचानक से इतना जरूरी क्यों हो गया? चलिए अब जरा उस असल शिकायत की तह तक चलते हैं जो 3 दशक बाद फिर से सुर्खियों में आ गई। तो जो मुख्य आरोप है वो है जालसाजी का, आईपीसी की धारा 467 के तहत। ये जालसाजी का एक गंभीर रूप माना जाता है। इसके अलावा भी केस में धारा 419, 420, 468 जैसी कई और धाराएं हैं जो धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी जैसे मामलों से जुड़ी हैं। तो आरोप क्या थे? ये वही आरोप है जो लगभग 3 दशक पहले लगाए गए थे। शिकायत करने वाले का कहना था कि उनका घर झूठे बहाने से किराए पर लिया गया और फिर उनकी जानकारी के बिना उसे सांसद ऑफिस बना दिया गया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकाया गया। चलिए अब उन नई दिक्कतों पर आते हैं जो हमारे शुरुआती सवाल का सीधा सीधा जवाब देती हैं कि जमानत के बाद भी वो जेल में क्यों हैं। और सच कहूं तो कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। तो पूरे मामले का निचोड़ इस टेबल में है। ये 3 अलग अलग कानूनी मामलों का एक उलझा हुआ जाल है। देखिए, 1995 के जालसाजी वाले केस में तो उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन कोतवाली थाने का 2017 का एक पुराना मामला और बुद्धा कॉलोनी थाने का एक बिल्कुल नया मामला, ये दोनों उनकी रिहाई के रास्ते में आकर खड़े हो गए। और देखिए विडंबना, देखिए जिस घटना की वजह से ये सब शुरू हुआ, यानी उनकी गिरफ्तारी, उसी घटना ने एक और नया केस बना दिया। जिस रात उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके समर्थकों ने जो विरोध किया, उसे लेकर बुद्धा कॉलोनी थाने में सरकारी काम में बाधा डालने का एक और केस दर्ज हो गया और इसी नए केस ने उनकी रिहाई को रोक दिया। अब ये मामला हमें कहानी के राजनीतिक पहलू की तरफ ले जाता है। यहाँ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। पप्पू यादव और उनके समर्थकों का मानना है कि ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। अपने एक लिखित बयान में पप्पू यादव ने अपनी गिरफ्तारी को सीधे सीधे अपनी हालिया एक्टिविटी से जोड़ा, खास तौर पर एक नीट छात्रा की मौत का मामला उठाने से। उनका कहना है कि ये उनकी आवाज को दबाने की एक कोशिश है।
वो अपने खिलाफ हुई पिछली कानूनी कार्रवाइयों की तरफ भी इशारा करते हैं। उनका मानना है कि ये एक पैटर्न है, जब भी वो सरकार की नाकामियों को सामने लाते हैं तो उन्हें चुप कराने के लिए इस तरह के केस बना दिए जाते हैं। वो इसे एक तरह की व्यक्तिगत दुश्मनी बताते हैं। हालांकि उन्होंने सरकार की तीखी आलोचना की है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि न्याय के लिए उनकी लड़ाई कोर्ट के जरिए ही जारी रहेगी और अगर जरूरत पड़े तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई नेताओं का समर्थन के लिए शुक्रिया भी अदा किया है। तो आखिर में ये पूरा घटनाक्रम एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये सब एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया थी या फिर इस पूरी कानूनी कहानी के पीछे कोई राजनीतिक मंशा छिपी थी? इसका जवाब शायद वक्त ही दे पाएगा। इस AI पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।